अस्सलाम वालेकुम के इनोवेशन सेंटर से मैं ख्वाजा कासिम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं जिस कंपनी का एनालिसिस लेके आया हूँ उसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें बाय का बटन तो मौजूद है लेकिन उसमें सेल का बटन नहीं है। आप परेशान हो गए होंगे, ये क्या बात कर रहा है कि हम खरीद तो बैठे शेयर्स, फिर हम बेचेंगे किस तरह? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी इसके शेयर्स खरीद लेता है फिर उसका बेचने का दिल ही नहीं करता। यानी ये कंपनी इस तरीके से अपने शेयर होल्डर को अपने साथ एंगेज कर लेती है कि उनका बेचने का दिल नहीं करता। वो किस तरह एंगेज करती है? इतना बेहतरीन तरह का डिविडेंड दे के, बेहतरीन बोनस दे के। यानी साल में 4 बार आपको डिविडेंड देती है, बहुत अच्छा। और फिर आपको बोनस शेयर्स भी देती है। अगर एक क्वार्टर में उसने बोनस शेयर अनाउंस नहीं किया तो दूसरे क्वार्टर में बोनस शेयर जरूर अनाउंस कर देती है। तो इस कंपनी के बारे में आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपके अपने शेयर्स खरीदे हैं तो साल या 2 से 3 साल में आपके ऐसे डबल हो जाते हैं। यानी ऐसा बेहतरीन ये स्क्रिप्ट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये अपने अभी अभी शुरू में आपसे मैं जरा बातें करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी इसकी माजी में इसकी प्राइस क्या रही है, कितना बोनस देती रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं शुरू में आपसे बातें करूंगा और आपको ये जिस तरह मैं आपके हर वीडियो में मैं आपको कुछ रहनुमाई करता हूँ, आपको कुछ नई नई चीज़ें बताता हूँ ताकि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें तो जो उसमें अदाद शुमार लिखे होते हैं वो आपको पढ़ने का तरीका आए। वो भी कुछ मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा। तो इस वक्त आप जानते हैं कि इस वक्त यानी मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यानी आप कंपनीज के जितने मर्जी डायरेक्टर बदल दें ना, डायरेक्टर बदल ले उसके, यानी वर्कर बदल ले, यानी कंपनी का कुछ नहीं होने वाला। यानी जिस मर्जी कंपनी की बात, जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो मार्केट नीचे आएगी आएगी। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं ना, यानी जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा ही, यानी ये रहमत, ये क्या सीजन होता है जब कोई सी शेयर्स की प्राइस नीचे आती है। यानी वो इस मौके को गनीमत जानकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये इस टाइम जो कीमत आई हुई है, इस टाइम 470 रुपये कीमत है। यानी MTL की कीमत 470 रुपये है। फरवरी में इसकी कीमत 1000 रुपये थी। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कब इसकी कीमत 50 रुपये की थी और कब इसकी कीमत, किस साल में इसकी कीमत 1500-1600 रुपये भी थी। अभी इसकी मौजूदा कीमत 470 रुपये है। कोरोना के दिनों में भी इसकी कीमत यही थी, 470 रुपये थी। तो उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने यानी MTL के बारे में वीडियो तो नहीं बनाई थी, वैसे मैंने दूसरे शेयर्स के बारे में वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था इस टाइम बहुत सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं, आप खरीदारी कर लें। तो लोगों ने खरीदारी क्यों नहीं की थी? लोगों ने कहा था दुनिया ने ख़त्म हो जाना है तो हम शेयर्स खरीद के करेंगे क्या क्या, फिर बेचेंगे किसने? मैंने उस टाइम भी आपको कहा था भाई, अगर बचना उन्होंने नहीं तो बचना आपने भी नहीं है, तो खरीदारी कर लें। आपको एक और मिसाल समझाता हूँ, ये मिसाल मैं पहले दे चुका था, अब मैं दूसरी मिसाल समझाता हूँ। अगर ये अब देखेंगे कि जितने भी जो यूट्यूबर्स थे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो बनाया करते थे, वो अब आपको वीडियो बनाते नजर नहीं आएंगे। उसकी क्या वजह है? वो सोचते हैं यार अब वीडियो बनाएंगे ना और कल को फिर मार्केट थोड़ी नीचे गिर गई तो बड़ी बेइज्जती होगी, यानी क्या रिव्यू अच्छी नहीं आएगी, कहेंगे क्या इसका एनालिसिस है, वीडियो यानी मार्केट नीचे आ गई है। वो तब वीडियो बनाते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है। यानी वो कहते हैं देखा ना, हमने कहा था ना कि अभी खरीदें कल मार्केट ऊपर चली जाएगी, तब वीडियो बनाते हैं। लेकिन खैर, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तब वीडियो बनाता हूँ जब उसकी कीमत मुझे अट्रैक्टिव लगती है, तब मैं वीडियो बनाता हूँ, तब मैं अपने जो व्यूअर्स होते हैं उन्हें बताता हूँ भाई आप खरीद लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने इससे किस कीमत पे खरीदना, बताता तो मैं हर वीडियो में हूँ, लेकिन इसमें जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा वो मैंने आज तक किसी वीडियो में वो ट्रिक नहीं बताई जो हम MTL में अप्लाई करेंगे कि आपने MTL को किस कीमत पर आपने इसकी परचेजिंग करनी है और आपने कैसे परचेजिंग करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये इस वीडियो में बताऊंगा और ये वाली ट्रिक्स मैंने आपको आज तक किसी वीडियो में नहीं बताई। अच्छा, अगर MTL का मैं जैसा बता रहा था कि अगर सिर्फ इस साल को निकाल देना तो ये आपके 61 वैसे भी ना 2 से 3 साल, चलो 61 डबल हो जाते हैं हम, इस साल को ना भी निकाले, मैं कीमत की मैं बात कर रहा था। तो और कोरोना के दिनों में जो इसकी कीमत थी, अब देखा अब 472 थी, फिर ये 1500-1600 तक गया, अब इसकी कीमत फिर यहाँ पे 470 पर आ गई है। लेकिन मेरे नज़दीक इसकी जो सही कीमत है ना, सही पूछे तो 750 रुपये है सही कीमत इसकी ना, 750 रुपये है। जिस तरह ये वापस चली जाएगी कीमत, कुछ टाइम लगेगा, वापस चली जाएगी। अब एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरे नंबर पे डॉलर की रेट की वजह से
ये मार्केट नीचे गिरी है, अब इंपोर्ट बंद हुई भी है। इनका काम क्या है एमटीएल का, इनकी असम्बल करते हैं, ट्रैक्टर को जोड़ के बेचना, असम्बल करना। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ट्रैक्टर ही ये बनाते हैं, ये अब इसके अलावा इनका जो ज़राअत से शोबे से वाबस्ता जो चीज़ें होती हैं, वो जिन स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो भी सेल करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ गन्नी गिलास वाले हैं, वो सिर्फ गिलास तो नहीं बेचते ना, गिलास का मतलब तो ये तो नहीं है कि सिर्फ गिलास इन्होंने बेचने हैं, उनसे शीशे के आइटम्स जो होते हैं वो बेचते हैं। इसी तरह मिलर ट्रैक्टर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो ट्रैक्टर ही बेचते हैं, वो ज़राअत से वाबस्ता जो चीज़ें होती हैं तो वो भी ये सेल करते हैं। अच्छा, तो मैंने जिस तरह आपको मैं कह रहा था कि पहले मैं आपसे कुछ गपशप करूंगा, उसके बाद मैं आगे इसके टॉपिक की तरफ आऊंगा। तो अब एक र्यूमर्स फैल रही है, एक अफवाह फैल रही है कि ये राइट्स शेयर अनाउंस करने लगी है कंपनी एमटीएल, राइट्स शेयर अनाउंस करने लगती है। राइट्स शेयर जो कंपनी यानी अनाउंस करती है ना, वो कंपनी के शेयर मैंने आज तक कभी नहीं खरीदे, मुझे वो जहर लगते हैं शेयर, यानी कंपनी वो बुरी लगती है। अगर वैसे तो आप लेके रखें इसे, अगर बाय चांस कोई राइट शेयर अनाउंस कर ही देती है कंपनी, तो फिर आप सेल कर दीजिएगा। अच्छा, मैं एक दूसरी मिसाल बताने लगा था शुरू में, वो बताते बताते रह गया कि ये कंपनी, कुछ लोग सोचेंगे अभी मैं खरीदारी नहीं करते, कुछ मजीद ये नीचे आ जाए, लेकिन अगर नीचे ना आए ऊपर चले जाए फिर क्या करेंगे? अब एक मिसाल मैं ये देने लगा था, एक सीढ़ी है, सीढ़ी में नीचे उतरने के थोड़े से स्टेप्स रह गए हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। मैंने हमेशा यानी अपनी जिंदगी में स्टॉक एक्सचेंज में जब भी इन्वेस्ट किया है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वेस्ट किया। कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, यानी ये नहीं होता कि बस रिस्क ले लिया, मैं ले लूँ बस ठीक है, बस अल्लाह का नाम लेके रिस्क ले लिया, देखा जाएगा। अल्लाह का नाम तो जरूर ले, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले। मसलन मैं देखता हूं कि अगर 80% इसके ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं और 20% नीचे आने के चांसेस हैं, तो फिर मैं रिस्क लेता हूं। अगर मुझे लगे कि 50% ऊपर जाने के 50% नीचे आने के, फिर मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता। इसके तकरीबन 11 करोड़ इसके शेयर्स हैं, जिसमें से 45% फ्री फ्लोट है, जो बनते हैं तकरीबन 5 करोड़ के लगभग बनते हैं। अच्छा, इस कंपनी का एक खास बात यह है कि इस कंपनी ने कभी लोन नहीं लिया, ठीक है ना, तो और लोन इसने कभी नहीं लिया, इस वजह से इस पे ये बर्डन नहीं होता कि इसे लोन वापस करना है, तो इस तरह के इसमें ये ऐप इसमें नहीं पाए जाते। अच्छा, इसके अलावा ये दूसरे मालिक में अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, मशरिक़ वस्ता हो गया, यानी पूरी दुनिया में ये चाह रही है कि अपने कदम जमाना चाह रही है, और कुछ मुल्कों के साथ इसका कंट्रैक्ट हो भी चुका है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो इसकी शेयर प्राइस किस तरह बूस्ट करेगी। तो ये तकरीबन सालाना तकरीबन 30,000 शेयर्स, सॉरी 30,000 ट्रैक्टर यानी सेल करती है, संभल करती है, सेल करती है उसे 30,000। तो 30,000 अगर करती है तो आप एक दिन का हिसाब लगा लें तो ये कितने ट्रैक्टर सेल करती है। तो अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया था वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और दूसरा इन्होंने सुपर टैक्स भी लगाया था, और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ही मैंने आपको बताया, और एक वजह अभी है सैलाब। लेकिन मैं सैलाब को पॉजिटिव ले रहा हूँ, अभी तो ठीक है, पॉजिटिव इस सेंस में ले रहा हूँ कि जब हालात थोड़े से बेहतर होने हैं, जिन किसानों का यानी नुकसान हुआ है, अब उन्होंने ट्रैक्टर भी तो खरीदने हैं, तो ट्रैक्टर खरीदने हैं तो उसमें भी इनका काफ़ी इनका फ़ायदा होगा। अच्छा, एक इनके अभी शेयर प्राइस गिरने की वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तो मैं आपसे गपशप लगा रहा हूं, तो कि सेल टैक्स जो इनका ना, अभी जो रिफंड जो होता है सेल टैक्स में, उसके इजरा में बहुत तखीर हो चुकी है, अभी तक अभी सेल टैक्स वापस नहीं मिला। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ में बताऊं, जब आप गोशवारे जमा करवाते हैं ना, यानी एक हद से ज़्यादा आप टैक्स जमा करा देते हैं, तो फिर आपको टैक्स की रकम वापस मिलती है, आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं। तो छोटे बंदे लोगों को तो ये नहीं देते, लेकिन जो बड़ी कंपनी वाले होते हैं उन्हें तो वो डंडे के जोर पे वापस ले लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इनके पास खजाना खाली होया पड़ा है, तो ये अभी तक वापस नहीं कर रहे, कोई पैसा अभी सेल टैक्स वगैरह भी वापस नहीं कर रहे। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि अच्छा, अब ये आप लोग ये देखा करें कि जो भी कंपनी है कि ये ना देखा करें डिविडेंड कौन सा ज्यादा दे रही है। यानी आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यानी एक डिविडेंड ज्यादा, अब ये देखा करें डिविडेंड यील्ड देखा करें, डिविडेंड यील्ड देखा करें, डिविडेंड ना देखा करें। अब यानी अब आप थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं।
अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मेरा दोस्त कह रहा था कि ख्वाजा साहब ये ना रफान वाले हैं ना 150 रुपया फी शेयर डिविडेंड दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें इन्वेस्ट कर लूँ। तो मैंने कहा भाई इसकी शेयर की कीमत भी देख 11,000 बनती है। तो मैंने उसे कैलकुलेट करके बताया, मैंने कहा ये तो देख लेगी कुछ भी नहीं बनता। तो वो मैं आप फार्मूला आपसे मैं शेयर करता हूँ। जो डिविडेंड यील्ड होता है ना वो होता है मार्केट, यानी मार्केट वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यानी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैं तो एक शेयर है उसकी कीमत 100 रुपये है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उसकी कीमत 100 रुपये है। वो अगर 10 रुपये फी शेयर डिविडेंड देती है ना, उसका डिविडेंड यील्ड किस तरह निकलेगा? आपने क्या करना है, डिविडेंड को तकसीम करना मार्केट वैल्यू से और उससे ज़रब दे देनी है 100 से। मतलब डिविडेंड था 10 रुपये, उससे आपने तकसीम किया मार्केट वैल्यू यानी 100 थी, 10 तकसीम 100 ज़रब 100, तो आ जाएगा 10% आ जाएगा। मतलब अब 1 लाख इन्वेस्ट करके आपने 10,000 रुपये कमाया है डिविडेंड की सूरत में। 1 लाख इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये कमाया है। लेकिन अगर एक अगर 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 किसी शेयर की मार्केट वैल्यू 50 रुपये थी, फिर डिविडेंड यील्ड क्या बनता है? आपने क्या करना है, डिविडेंड को तकसीम करना मार्केट वैल्यू से, 10 तकसीम 50 ज़रबे 100, तो ये बन जाएगा 20%। यानी डिविडेंड यील्ड आया है 20%। मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करके आपने 20,000 उसके साथ कमाया है। तो इससे ये साबित हुआ, यानी अब देखें ना डिविडेंड तो दोनों का सेम था, 10 रुपये उसका भी था, 10 रुपये यानी जिसकी कीमत 100 रुपये थी उसका भी 10 रुपये डिविडेंड था, जिस शेयर की कीमत 50 रुपये थी उसका डिविडेंड भी 10 रुपये था। लेकिन दोनों में फर्क क्या था कि वो आपको 1 लाख के साथ 10,000 कमा के दे रहे हैं और दूसरा आपको 1 लाख के साथ 20,000 कमा के दे रहा है, यानी उसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा था। चले लगे हाथों मैं आपको एक डिविडेंड पे आउट रेशो भी बता देता हूँ वो क्या होता है। वो आपको अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको किसी भी कंपनी का यानी पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। तो डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है, यानी कुछ कंपनी इस तरह होती है जब उन्हें मुनाफा होता है उसमें से वो कुछ डिविडेंड अवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और कुछ अपनी कंपनी में दोबारा जम कर लेती हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट बनाना होता है ये उसके लिए वो अपने पास पैसा जमा कर लेती हैं, रिजर्व कर लेती हैं, ठीक है, या रिटेन कर लेती हैं, जिस तरह आप उसे कह लें, ठीक है। अच्छा, बहुत कम कंपनियां होती हैं जो इस तरह करती हैं कि जितना मुनाफा है सबका सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और कुछ कंजूस कंपनियां भी होती हैं वो जो जितना मुनाफा आता है या तो देती नहीं मुनाफा आवाम में, या थोड़ा बहुत मुनाफा दे देती हैं। उसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो। जिसका डिविडेंड पे आउट रेशो ज़्यादा होता है उसका मतलब ये है कि उसने अवाम में ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। मसलन एक कंपनी का डिविडेंड 10 रुपये है, ठीक है, एक कंपनी का डिविडेंड 10 रुपये है, लेकिन उसका अर्निंग पर शेयर 20 रुपये है। ईपीएस से बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर 20 रुपये है, ठीक है। अब आपने पे आउट रेशो किस तरह निकालना है, आपने कहना डीपीएस। डीपीएस होता है डिविडेंड पे आउट रेशो। डीपीएस को तकसीम करना है ईपीएस से, उससे ज़रब दे देनी है 100 से। मतलब मिसाल के तौर पर 10 को तकसीम करना है 20 से, उससे ज़रब दे देनी है 100 से, तो ये आ जाएगा 50। इसका जवाब आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इसने 50% अवाम में मुनाफा तकसीम किया और 50% इसने अपने पास महफूज कर लिया रकम। और कंपनी में होना भी वैसे यही चाहिए, कुछ मुनाफा अपने पास रख ले बुरे वक्तों के लिए। लेकिन कुछ कंपनी इस तरह है, मिसाल के तौर पर एमटीएल ने भी एक मतलब इस तरह किया था कि अपनी औकात से ज़्यादा डिविडेंड भी एक मतलब दे चुकी है। यानी अब अवाम में अच्छा यानी रहने के लिए, यानी समझ लें ज़्यादा डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो आगे जाके नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह अब क्रिटिकल सिचुएशन है और ये र्यूमर्स फैल रही हैं कि ये राइट शेयर अनाउंस करने लगी है, ये इस तरह के वजूहात भी बन जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल दे रहा था डिविडेंड पे आउट रेशो की। अब फर्ज किया एक कंपनी का यानी डिविडेंड 20 रुपये हो, ठीक है, 20 रुपये हो और अर्निंग पर शेयर भी 20 रुपये हो, तो इसका मतलब यह है कि उसने 100% मुनाफा उसने अवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसने अपने पास कुछ नहीं रखा। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मेरे नज़दीक इसकी जो सही कीमत है ना 750 रुपये है। जिस तरह मैंने आपको एक रबड़ की मिसाल दी थी कि रबड़ को आप जितना खींचे ना वापस उसने अपनी जगह पे आ जाना होता है, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, जो कंपनी के जो वर्सा हैं, जो मालक हैं, उन्होंने खुद 700 पे ख़रीदारी की हुई है, यानी 700 के आसपास उन्होंने ख़रीदारी की हुई है इसकी।
यानी इसके अब मार्केट में इसके ज़्यादातर इनके हेड्स ने ही खरीदारी की हुई है। यानी उसकी मिसाल मैं इस तरह दूँ, जो जो होते हैं ना कंपनी के हेड होते हैं, वो खरीदारी कर लेना तो बेचते कम ही हैं। यही वजह है कि जब हम मार्केट में खरीदने जाऊँ तो कई बार तो आपको खरीदारी के लिए 7-7 दिन गुजर जाता है, आपको सिर्फ 10 शेयर्स नहीं मिलते। अच्छा, अब ये मैं आपको कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। हुआ ये काम था कि जब इसकी कीमत 400 के लगभग थी, मैंने खरीदा, इसे सेल किया। यानी जब भी मैं इसे खरीदा, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदता था, सेल कर देता था। फिर मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था, यार मैं इसे खरीद लेता हूँ। ये मेरे हाथ कभी लगा ही नहीं, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही शूट इसने किया। मैंने इसकी एक्स वैल्यू पे भी वेट किया, फिर ऊपर ये निकल जाता था। यानी कभी यानी हाथ लगा ही नहीं है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा आपने किस कीमत पे आपने खरीदारी करनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कीमत माजी में क्या रही है। सन 2003 की सिर्फ बात करूँ ना, इसकी कीमत 50 रुपए थी। अभी इसकी मैं खैर अभी मैं कीमत बता दूं, 470 रुपये है, मैंने पहले बताया। सन 2003 में इसकी कीमत 50 रुपए थी, 50 रुपए फी शेयर। तो सन 2006 में इसकी कीमत, सन 2006 पे मैं आ गया हूँ, 295 से लेकर 350 तक इसकी कीमत मूव करती रही है। ठीक है। सन 2007 में इसकी कीमत 280 से 3